हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम जो है अगर हम देखें तो जॉर्ज साइमन ओम है। ये 1827 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और वो जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो किस तरीके से, तो इन्होंने एक सर्किट का यूज किया था। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में एक कंडक्टर लगा हुआ है और इसको हम जो है एक बैटरी से जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो बैटरी हम रखेंगे वो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल पोटेंशियल का। जैसे यहाँ भी हमने पोटेंशियल रखा, ये वेरिएबल है, एरो वेरिएबल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो इसमें जब भी आप बैटरी से इस सर्किट को जोड़ते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं बैटरी से, स्विच ऑन होता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूरे में सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रखा? कांस्टेंट। और इस पे इन्होंने देखा कि जो बैटरी है, अगर बैटरी का अगर हम पोटेंशियल 1 वोल्ट लेते हैं, हम बस इस लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ रफ एग्जांपल से। ठीक है। तो अगर ये बैटरी का पोटेंशियल 1 वोल्ट है और इस पे अगर करंट सर्किट में 1 एम्पियर है, तो जब हम पोटेंशियल को 2 गुना बढ़ाते हैं, कितना? 2 गुना, तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम बैटरी का पोटेंशियल 3 गुना बढ़ाते हैं तो करंट भी 3 गुना बढ़ जाता है। और आप 4 गुना भी बढ़ा के देखेंगे, अगर 4 गुना बैटरी का पोटेंशियल कर दिए तो करंट भी 4 गुना बढ़ जाता है। तो जिस रेशियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सी चीज है। और दूसरी चीज ध्यान देने वाली है कि जब ये डिक्रीज हो, जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करें तो करंट भी उसी रेशियो में डिक्रीज होना चाहिए, फिर ओम्स लॉ मतलब सही होगा। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें हो पाएंगी। तो जैसे 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट से 3 वोल्ट किया तो करंट भी 3 एम्पियर। 3 वोल्ट से हमने 2 वोल्ट किया तो करंट 2 एम्पियर। और 2 वोल्ट से हमने 1 वोल्ट किया तो करंट 1 एम्पियर। तो जिस रेशियो से बढ़ रहा है करंट उसी रेशियो से घट भी रहा है। इसका मतलब ये है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। जब भी प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है आर। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई आर। आप पढ़ सकते हैं ओम्स लॉ क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद से आप कह सकते हैं प्रेशर वगैरह, तो फिजिकल कंडीशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसका कंडक्टर का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो at constant temperature and under a fixed physical condition, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference V across the ends of conductor। सिंपल सी चीज है कि आप जो है जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैथमेटिकली भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इज इक्वल टू, जब भी आप प्रोपोर्शन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे आर आता है। इसी आर को हम बोलते क्या है? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस देखो यार, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें और कॉपर की बात करें, तो आयरन जो है चार्ज के फ्लो का काफी ज्यादा अपोज करता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें करंट की वैल्यू कम होती है, जैसा कि आपको पता है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या है कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि कॉपर करंट का बहुत कम अपोज करता है। मतलब कि कॉपर में करंट ज्यादा फ्लो होता है। जैसे अगर हम दो वायर लें, एक आयरन और एक कॉपर, इसको पता है कि कॉपर में जो है करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, करंट की वैल्यू कम होती है। और वही कॉपर में क्या है? करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर यहाँ से आप देखें तो करंट की वैल्यू कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। यहाँ से करंट की वैल्यू कम, आई जब कम होगा तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर करंट ज्यादा है तो आर की वैल्यू कम होगी। यहाँ करंट कम, आर की वैल्यू ज्यादा, करंट ज्यादा, आर की वैल्यू कम। तो रेजिस्टेंस जो है ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे हम घर में यूज करते हैं, आप जैसे यूज करते हो, अभी कॉपर का वायर यूज करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का यूज कर लेते हैं। आयरन का यूज हम नहीं करते, क्योंकि आयरन में करंट का फ्लो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि कॉपर में अच्छा होता है, आयरन में भी, इसमें एल्युमिनियम में भी
अच्छा करंट का फ्लो होता है। सबसे ज्यादा फ्लो अगर हम देखें करंट का तो वो सिल्वर में होता है। किसमें होता है? सिल्वर में। सिल्वर में करंट का फ्लो सबसे ज्यादा। करंट ज्यादा मतलब उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा कम, टू ज्यादा कम। तो वही रेजिस्टेंस में है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू वी अपन आई। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है ओम। सिंबल में इसको हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन ओम का डिफिनीशन। तो वन ओम के डिफिनीशन में क्या है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस कंडक्टर को दिया, उसमें करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो अगर हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। कितना हो जाएगा? 1 ओम। पढ़ सकते हो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स टू इट्स एंड ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। कि अगर आप मान लो किसी कंडक्टर के इंड पे आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया? 1 वोल्ट। कितना? 1 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा हो? 1 एम्पियर। तो इसके रेजिस्टेंस को, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 ओम। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू वी अपन आई। वी की जगह पे 1 वोल्ट, आई की जगह पे 1 एम्पियर, ये 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस है आप देख रहे हो कि आर इज इक्वल टू है सर वी अपन आई। आपको लग रहा है कि आर जो है वी पे भी डिपेंड कर रहा है और आई पे भी डिपेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है ना ही वी पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड क्यों नहीं डिपेंड करता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर पोटेंशियल को आप 2 गुना करेंगे तो करंट भी 2 गुना कट के भी अपन आई। अगर इसको 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना कट के भी अपन आई। अगर इसको 4 गुना कर दो तो ये भी 4 गुना, मतलब 4 से 4 कट के फिर भी अपन आई ही आपको मिलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भी और आई पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? तो ये रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके थिकनेस। थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं? जैसे कोई कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसका ये वाला पोर्शन क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस मटेरियल से बना हुआ है वो कंडक्टर। कॉपर का बना हुआ है तो अच्छा कंडक्टर, मतलब उसमें चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस कम। अगर आयरन का बना हुआ है तो करंट का फ्लो कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? कंडक्टर के लेंथ पे, उसके थिकनेस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आ जाते हैं वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ कैसा है? जैसे अभी हमने बताया कि अगर 1 एम्पियर, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में 1 एम्पियर कितने पे? 1 वोल्ट पे। 2 वोल्ट पे अगर 2 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर। तो आप ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इनको हम मिलाएं, माने एक 1 वोल्ट पे कितना करंट? 1 एम्पियर। तो इनको हम, इसको आगे और इसको ऊपर लेके जाएं तो ये मिलेगा यहाँ पे। 2 वोल्ट पे करंट 2 एम्पियर, तो इसको लेके जाएं तो यहाँ मिलेगा। 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर, तो यहाँ पे। अब इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। वैसे भी आप एक चीज ध्यान याद कर लीजिए कि जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और लाइन लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। स्लोप क्या होता है सर? नई चीज है आपके लिए, लेकिन जान लीजिए, यहाँ पे जानना जरूरी है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप मतलब अब ढाल। क्या जानते हैं उसके? ढाल। तो जैसे ढाल मतलब क्या है कि आप गांव में पुल उल होता है तो आप पुल पे देखिए तो आ, पुल पे क्या, कई पुलों पे ढाल कम होता है, कई पुलों पे ढाल ज्यादा होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ढाल समझने के लिए, जैसे ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पुल है। तो पुल अगर ऐसे है, ऐसे 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 इस तरीके से यहाँ पुल है तो ढाल कम है। और यही अगर हम कहें कि ये जो पुल है यहीं से उठा हुआ ऐसे, यहाँ से, ठीक है,
तो इसमें क्या है कि ढाल ज़्यादा है, देखो यहाँ से ढाल ज़्यादा है और यहाँ से ढाल कम है। यहाँ पे अगर आप साइकिल से नीचे आओ तो यहाँ बहुत तेज़ी से नीचे आओगे, यहाँ आओगे तो बहुत आराम से धीरे-धीरे नीचे आ जाओगे। तो ढाल को ही इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा ये। अब ये जो है इसको हम मिला लें, अगर ये मिला लें, ये मिला लें थोड़ा सा इस ग्राफ आई एक्सिस पे और भी एक्सिस पे, जैसे इसमें करंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे। तो जो स्लोप होता है वो होता है परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देख रहे हैं ये ढाल है ये, तो इसके सामने का जो होता है थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर, और थीटा जिससे जुड़ा हुआ है वो बेस। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये भी है, ये भी है, तो ये भी क्या होगा? भी। और नीचे क्या है? ये आई। तो स्लोप हो जाएगा भी अपॉन आई। याद कर लीजिए, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर भी है और बेस क्या है? आई। तो स्लोप इज इक्वल टू भी अपन आई, और भी अपन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? आर। तो जो ओम्स लॉ में भी आई ग्राफ है वो, उसका स्लोप हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्या उसके स्लोप से, भी आई ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं ओम्स लॉ पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance. तो सिंपल सा है, इसमें करना क्या है कि आपको दे दिया है करंट, करंट है 2 एम्पियर, भी दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। कह रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करें? रेजिस्टेंस। तो अभी आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा भी अपॉन आई। वी की वैल्यू कितनी है? 0.1, और आई की वैल्यू कितनी है? 2। आप यहाँ ऊपर नीचे 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा 20। और इसको सॉल्व करना है तो 0 पॉइंट अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, एक और जीरो लिखेंगे तो वो हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ऐसे कर लो भाई, 1/20। हमने एक पॉइंट लगाया, एक जीरो यहाँ आया। अभी भी तो 10 जो है 20 से छोटा है, एक जीरो हमने लगाया, एक जीरो यहाँ लग गया। अब ये तो बड़ा हो गया ना, 20/5, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 100 जाएगा। मतलब आ गया आपका 0.05 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 0.05 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सिंपल सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of conducting wire is negligible. तो अब यहाँ पे जो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 60 ओम है, बाकी जो वायर लगा हुआ है उसके रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या करोगे? जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। भी दिया हुआ है 24 वोल्ट, और आर दिया हुआ है 60 ओम। हमसे पूछा हुआ है करंट। तो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज अपान आर। V की वैल्यू है 24 और R की वैल्यू है 60 ओम। यहाँ पे 60 ओम कितने से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको? 6 से। तो 6 4 जा 24, और ये 6 से 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे जीरो पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20/5 कितना होता है? 4। करंट हो जाएगा 0.4 एम्पियर। आई होप कि कैलकुलेशन तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो यहाँ पे V और यहाँ पे I दे रखा है, ठीक है, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिस पे हम कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हैं? 220 वोल्ट। उसके इसकी वजह से करंट कितना है? 3.4 एम्पियर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान आई। तो V की वैल्यू 220, I की वैल्यू हो गया कितना? 3.4। ये R की वैल्यू। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर 10 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 2200 डिवाइड बाई 34, 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1100, 1100, और ये हो जाएगा 17। आर निकल गया।
देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज तो होता नहीं है, चाहे आप पोटेंशियल कुछ भी लगा लो। अभी हमने बात किया कि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता नहीं है। तो ये आर मिल गया। अब कह रहा है कि अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट से क्या कर लें, जोड़ लें, तो करंट कितना होगा? तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी डैश अपॉन आर हो जाएगा। वी डैश कितना है? 110। आर की वैल्यू है 1100, और यहाँ पे डिवाइड बाई 17। तो आप देखो यहाँ से ये कटेगा कितने बार में? ये कट जाएगा 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में। 17 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 10। अरे ये 17 ऊपर, ये 110 से 1100 कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। गड़बड़ हो रहा है क्या? जीरो से जीरो कट जाएगा, और सही सही है। ये हो जाएगा 1.7, 10 से डिवाइड करेंगे 1.7 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ओम्स लॉ पे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि वो हमें समझना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू।